हेलो स्टूडेंट्स। एसिड्स और बेसिस यानी कि अम्ल और क्षार, हम इनके रासायनिक गुणधर्मों की बात कर रहे हैं। तो जब इनको पानी में मिलाया जाता है तब क्या होता है? क्या अम्ल और क्षार सिर्फ जल में ही आयन बनाते हैं? आइए इसके बारे में पता करते हैं। इस एक्टिविटी में सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लें और उस टेस्ट ट्यूब में 1 ग्राम ठोस सोडियम क्लोराइड डाल दें। उसके बाद इसमें कुछ बूंदें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दें और उसके बाद इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर गैस जो है वो निकास नली से बाहर आ रही है। यह कौन सी गैस है? इसे अभिक्रिया के साथ समझने का प्रयास करते हैं। हमने टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड लिया था और उसमें बाद में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल डाला था। सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों ही यौगिक हैं और जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो वे अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है और द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो नेगेटिव आयन्स मीन्स कि ऋण आयन्स होते हैं वो अपना प्लेस जो है वो बदल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन ऋण आयन होते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फेट आयन्स जो हैं वो ऋण आयन होते हैं। जब अभिक्रिया होती है तो सल्फेट आयन्स सोडियम के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट बना देते हैं और क्लोराइड आयन्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देते हैं। अब जो उत्पाद बन रहे हैं उसमें एक उत्पाद जो है वो गैस अवस्था में है और वो जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दूसरा उत्पाद सोडियम सल्फेट एक्वस अवस्था में होता है और ये टेस्ट ट्यूब में ही रह जाता है। तो इस अभिक्रिया में जो गैस निकल रही है वो HCl गैस है। HCl गैस जो कि एक अम्ल है और यह नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, परंतु जब ये HCl गैस नीले लिटमस के संपर्क में आती है तो लिटमस का रंग नहीं बदलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या ये अम्ल नहीं है? ये अम्ल ही है, परंतु यह अपने अम्लीय गुण को नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि अम्लों को अम्ल तभी कहा जाता है जब वे H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, परंतु अम्ल गैस अवस्था में हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। यह सिर्फ विलयन में ही हाइड्रोजन आयन जो है वो देते हैं। जब यह गैस नम यानी कि वेट लिटमस पेपर के संपर्क में आती है तो लिटमस पेपर का रंग नीले से लाल में बदल जाता है, क्योंकि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि एसिड्स जो हैं वो सिर्फ जल की उपस्थिति में अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। आइए अब यह देखते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब क्या होता है। यह जल में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देता है। यह हाइड्रोजन आयन हाईली अनस्टेबल होते हैं और यही कारण है कि यह हाइड्रोजन आयन जल अणुओं के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन अकेले स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं और जब यह हाइड्रोजन आयन जल अणुओं के साथ मिल जाते हैं तब ये नए आयन बना देते हैं, जिन्हें हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है और हाइड्रोनियम आयन को H3O पॉजिटिव के रूप में लिखा जाता है। तो विलयन में सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही नहीं होते हैं बल्कि यह हाइड्रोनियम आयन भी होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डिसोसिएशन को हम इक्वेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं? HCl एक्वस, इससे आपको जो है वो हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन मिलते हैं। यह सभी अम्लों के साथ ऐसे ही लिखा जाता है क्योंकि सभी अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो हमने देखा कि अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन अथवा हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, इसलिए
हाइड्रोजन आयन को हमेशा H पॉजिटिव एक्वस या हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव से दर्शाना चाहिए। तो इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन अथवा हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि किसी क्षारक को जब जल में घोला जाता है तब क्या होता है। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं और जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो आइए अब हम कुछ क्षारकों के एग्जाम्पल्स देखते हैं कि उनको जो है वो जब जल में घोला जाता है तब क्या होता है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में मिलाया जाता है तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी पोटाशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तथा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वहाँ पर भी मैग्नीशियम आयन्स और हाइड्रोक्साइड आयन ही बन रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्षारक जो हैं वो जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अब हमें ये पता चल गया है कि सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा सभी क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब अम्ल और क्षारक में जल मिलाया जाता है तब क्या होता है। जब भी जल में अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है तो उनके मिलने से एक अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो जल में जब भी अम्ल और क्षारक मिलाया जाता है तो उनके मिलने से जो है एक प्रक्रिया होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है। इसलिए जब भी जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाए तो हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। क्या हमें अम्ल में जल को मिलाना चाहिए? नहीं, हमें जल में धीरे धीरे अम्ल को मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अम्ल में जल डाल देंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने से बहुत ज़्यादा ऊष्मा जो है वो उत्पन्न हो जाती है और उसकी वजह से जो मिश्रण है वो बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही साथ जो कांच का पात्र होता है वो भी टूट सकता है। इसलिए हमें जो है अम्ल में जल मिलाते हुए जो है वो बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह लगे होते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और इस प्रक्रिया को तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन कहते हैं। अम्ल और क्षारक जो हैं वो डाइल्यूटेड यानी कि तनुकृत होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन जो हैं वो कितने प्रबल होते हैं और साथ ही हम पीएच स्केल की भी बात करेंगे। तो हमें पता है कि अम्ल और क्षारक के सूचकों का उपयोग करके हम अम्ल एवं क्षारक में अंतर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि अम्ल और क्षारकों को डाइल्यूट किया जा सकता है जिससे कि उनमें उपस्थित हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो है वो कम हो जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और क्या हम विलयन में उपस्थित अम्ल अथवा क्षारक के बारे में बता सकते हैं कि वे कितने प्रबल हैं। अम्ल और क्षारक की शक्ति उनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। 1909 में डेनमार्क केमिस्ट सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया था जिसे पीएच स्केल कहा गया। यह पीएच क्या है? इस पीएच में पी पुशांश यानी कि पोटेंस एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच को एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की गतिविधि के दशमलव लघु गणक के घटाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ
H पॉजिटिव मीन्स हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो मोल्स प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है। मैथमेटिकली pH को हम इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। pH स्केल में हम 0 से 14 तक pH ज्ञात कर सकते हैं। किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारकीयता दर्शाने के लिए हम pH को एक संख्या के रूप में दर्शाते हैं। अगर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी तो उसकी pH उतनी ही कम होती है। pH स्केल में किसी विलयन की pH 7 है तो वह उदासीन विलयन होगा, और अगर विलयन की pH 7 से कम है और 0 से ज़्यादा है तो वह विलयन अम्लीय विलयन होगा, और अगर pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो यह विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, और वह विलयन जो हैं वो क्षारकीय विलयन होते हैं। विलयन की pH और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो उस विलयन की pH की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल, आपको 2 विलयन दिए गए हैं जिसमें एक की pH 1 है और दूसरे की pH 3 है, तो दोनों में से कौन ज़्यादा अम्लीय होगा? तो जिस विलयन की pH कम है वो विलयन ज़्यादा अम्लीय होगा, तो इसलिए जिसकी pH 1 है वो विलयन जो है वो ज़्यादा अम्लीय होगा। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी आती जाती है तो विलयन में क्षार की प्रकृति जो है वो बढ़ती जाती है, इसलिए जिस विलयन की pH 14 होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्षारकीय होता है। विलयन में अम्ल और क्षार की शक्ति हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कुछ सामान्य पदार्थ जो कि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उनकी pH को यहाँ दिखाया गया है। इसमें कुछ जूसेस हैं जो अम्लीय होते हैं, और जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है, उसकी pH 7 होती है। इसके अलावा जो एल्कलीज यानी कि क्षारक होते हैं उनकी pH जो है वो 14 होती है। दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।